सर हम सिंपल सा काम करेंगे, एक्स स्क्वायर ऊपर की तरफ जा रहा है, संख्या नेगेटिव हो जाएगी, उसको पलट के हम नीचे की तरफ कर देंगे, सिर्फ इतना सा अंतर आएगा। ये जो ओ डैश है ये अल्फा कॉमा बीटा पर है, यानी आप एक्स अक्ष के सापेक्ष अल्फा दूरी चलोगे, वाई अक्ष के सापेक्ष बीटा दूरी चलोगे तो आप नए वाले मूल बिंदु पर पहुंच जाओगे। और 3x स्क्वायर का ग्राफ या 100x स्क्वायर का ग्राफ, 1,00,000 एक्स स्क्वायर का ग्राफ हमारे लिए ऑलमोस्ट एक जैसा है, बस ऐसा होगा, कोई ऐसा होगा, कोई ऐसा होगा, कोई ऐसा होगा। चलिए क्वेश्चन, ठीक है, समीकरण के मूल अल्फा बीटा हैं, तो Sn बराबर 2023 अल्फा की पावर n प्लस 2024 बीटा की पावर n का मान क्या होगा? पहला ऑप्शन है हमारा, ऑप्शन नंबर ए बोलता है ट्वाइस S12 बराबर S11 प्लस S10, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी है हमारा S12 बराबर S11 प्लस S10। ऑप्शन नंबर सी है हमारा ट्वाइस S11 बराबर S12 प्लस S10। और ऑप्शन नंबर डी है हमारा S11 बराबर S10 प्लस S12। सवाल हमसे पूछा गया है 2024 के अंदर। बनाओ, करो सॉल्व, ठीक है, बनाइए। क्लियर? अगला क्वेश्चन भी अभी लिख दूं? चलो, पहले वाला बनाओ, ये बाद में लिखना। यदि ए तथा बी समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 1 बराबर 0 के मूल है तो a की पावर 21 प्लस b की पावर 21 प्लस a की पावर 17 प्लस b की पावर 17 अपॉन a की पावर 19 प्लस b की पावर 19 का मान क्या होगा? का मान ज्ञात करें। ये हमसे 2023 में पूछा गया है। क्लियर? करें कुछ, लगाएं दिमाग। पहला वाला कैसे स्टार्ट करूं? एनी आइडिया क्या करना चाहिए? अल्फा बीटा इसके मूल हैं, Sn का मान हमको दे रखा है, तो क्या करूं? सर एक तो अपन अल्फा प्लस बीटा और एक हम अल्फा इंटू बीटा तो निकाल सकते हैं, इतना हमें मालूम है। क्या मालूम है? हमें मालूम है कि हम अल्फा प्लस बीटा का मान निकाल सकते हैं जो कि प्लस का 1 है, और अल्फा इंटू बीटा का मान निकाल सकते हैं जो कि माइनस का 1 है। पर इससे कोई खास मदद हमको मिलने वाली है नहीं है, हो सकता है काम आ जाए कहीं। Sn का मान हमें दे रखा है, Sn की वैल्यू 2023 अल्फा की पावर n प्लस 2024 बीटा की पावर n दे रखा है, ठीक है। अब यहाँ पे 10, 11, 12 तीन स्टेप हमसे पूछे गए हैं, तो अगर मैं S10 निकालूं, S11 निकालूं, S12 निकालूं तो निकाल सकते हैं सर, S10 S11 निकाल सकते हैं, फिर हम इनको जोड़ जोड़ के देखेंगे, है ना। तो एक तरीका तो ये है कि 10 और 11 निकालो, जोड़ दो, क्या 12 के बराबर आता है या 12 के दुगने के बराबर आता है, और एक बार 10 और 12 निकालो फिर जोड़ दो, ठीक है, सिंपल है। एक मिनट ना, ठीक है, परफेक्ट है। एक तरीका हम ये कर सकते हैं, या फिर जनरलाइज सॉल्यूशन की तरफ भी जा सकते हैं। जनरलाइज का मतलब क्या है? हम
n-1 एस n-2 की वैल्यू निकाल सकते हैं और एस एन की वैल्यू हमें दे ही रखी है, फिर हम देखेंगे कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए तो मैं जनरलाइज निकाल रहा हूं, आप चाहो तो S10 S11 S12 निकाल लेना और फिर देख लेना कौन सा ऑप्शन आपका मैच कर रहा है। तो मैंने वैल्यू निकाली, पहले मैं इन दो ऑप्शन की तरफ जाऊंगा फिर उन दो की तरफ जाऊंगा। तो मैंने पहले वैल्यू निकाली है Sn-1 प्लस Sn-2 की, है ना। क्यों कि Sn में अगर मैं n का मान 12 लेता हूं तो ये Sn-1 बनेगा और ये Sn-2 बनेगा, सेम यहां पर है, करेक्ट है। इन दोनों को जोड़ूंगा तो ऑप्शन ए और बी सही है या नहीं मुझे ये मालूम चल जाएगा। Sn-1 की वैल्यू क्या होगी सर, 2023 अल्फा की पावर n-1 प्लस 2024 बीटा की पावर n-1, n की जगह n-1 रख दिया है, और जब मैं n की जगह n-2 रखूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, 2023 अल्फा की पावर n-2 2024 बीटा की पावर n-2। ठीक है, लॉजिक कुछ कुछ समझ आया होगा कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं। परफेक्ट है। चलिए तो क्या करें सर, कुछ कॉमन लेते हैं, इसमें और इसमें से 2023 कॉमन आ जाएगा। क्या कॉमन आ जाएगा सर, यहाँ पे 2023 कॉमन आएगा। ये अल्फा की पावर n-1 है, ये अल्फा की पावर n-2 है, तो n-2 छोटा है तो इसे कॉमन निकाल लेता हूँ। तो मैंने अल्फा की पावर n-2 को कॉमन निकाला, तो यहाँ पे क्या बचेगा सर, n-1 में n-2 का भाग लगाऊंगा, अल्फा बचेगा, तो यहाँ पे मुझे मिलेगा अल्फा प्लस 1, है ना। और अगर मैं यहाँ से 2024 को कॉमन निकालता हूँ, साथ में बीटा की पावर n-2 को कॉमन निकालता हूँ, तो मुझे मिलेगा बीटा प्लस 1। ठीक है सर, अब दिक्कत कहाँ आ गई, दिक्कत यहाँ आ गई सर, अल्फा प्लस 1 बीटा प्लस 1 है। अगर अल्फा प्लस बीटा या अल्फा इंटू बीटा होता तो मैं इसे काम में ले लेता। अब अल्फा प्लस 1 का मान कैसे निकालें सर, अल्फा क्या है, मूल है, मूल है तो समीकरण को सेटिस्फाई करेगा, है ना। अल्फा अगर आपका रूट है तो इसको सेटिस्फाई करेगा, यानी अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा -1 की वैल्यू 0 के बराबर होगी। तो मैं यहां से क्या निकाल सकता हूं, अल्फा प्लस 1 का मान अल्फा स्क्वायर निकाल सकता हूं, और सेम बीटा के लिए भी होगा, बीटा का मान भी क्या होगा, बीटा प्लस 1 की वैल्यू भी बीटा स्क्वायर के बराबर होगी, है ना। तो इस वैल्यू को पुट करके देखें क्या मिलता है। मैंने क्या किया, यहां पुट किया तो 2023 अल्फा की पावर n-2, अल्फा प्लस 1 क्या है, अल्फा स्क्वायर है, ये क्या है 2024 बीटा की पावर n-2, ये है बीटा स्क्वायर, तो ये क्या बनेगा, अल्फा की पावर n बनेगा। तो ये क्या आ गया, 2023 अल्फा की पावर n प्लस 2024 बीटा की पावर n, और ये किसका मान है, ये Sn का मान है, ये किसका मान है, ये Sn का मान है, यही था ना, हाँ सर वही है। तो मुझे क्या मिल गया है, Sn-1 प्लस Sn-2 बराबर Sn। अब n का मान मैं 12 रखूंगा तो 11 प्लस 10 बराबर 12, तो ऑप्शन नंबर बी सही रहेगा, है ना। जैसे ही मैं पुट करूंगा n बराबर 12 तो मुझे क्या मिलेगा, S11 प्लस S10 बराबर S12, ये है हमारा। क्लियर, छोटी छोटी मैनिपुलेशन है, बाकी बहुत मुश्किल नहीं है। बोलो। वहाँ पे अल्फा का माइनस n/2 कैसे है? अल्फा का मान कितना, अल्फा का पावर कॉमन लिया है, कॉमन, n/2। इन दोनों में से कॉमन लिया है, ये अल्फा की पावर n-1 है, अल्फा की पावर n-2, इसमें से कॉमन ले लो। अल्फा की पावर n-1 प्लस अल्फा की पावर n-2 में से अल्फा की पावर n-2 कॉमन लिया है, तो यहां से अल्फा बचेगा, यहां से 1 बचेगा। ठीक है, बस में से यही काम कराते रहना, म्यूट अनम्यूट का, जब सबको अनम्यूट कर रखा है तो हमसे फोन म्यूट नहीं होते अपने। बोल बेटा। सर अल्फा स्क्वायर कहाँ से आ गया, किसका, अल्फा स्क्वायर? कल आज घर बैठ के सोचना, कल तक बताना, मुझे ढूंढ के लाना, ठीक है। सोचना इसके बारे में घर बैठ के कि अल्फा प्लस 1 अल्फा स्क्वायर कैसे बना, कल तक नहीं मिले तो मुझे बताना, फिर बताऊंगा मैं। सर जो यस -1 है, शिवम को पहले बोलने दो, फिर रौनक बोलना।
सर यस माइनस वन प्लस यस एन माइनस टू है सर, वही नहीं समझ आ रहा है सर। ये समझ आया? यस सर, हाँ। ये क्या है? यस एन बराबर 2023 अल्फा की पावर एन प्लस तो मैंने 2024 बीटा की पावर एन। यहाँ पे n की जगह n-1 रख दिया, तो एस एन माइनस वन निकल के आ गया। यस। तो अरे बाबा, ये तेरे ऑप्शन क्या दे रखे हैं? ऑप्शन में कौन कौन से पद हैं? 10 है, 11 है, 12 है। यस सर। ठीक है, तो अगर मैं 12 को सबसे बड़ा मान लेता हूं तो एक उससे कम है, फिर एक उससे भी कम है, 3 पद यस। इन्वॉल्व है ना। अगर मैं यस सर। इसको सबसे बड़ा मानता हूं तो इससे छोटा 11 है, इससे छोटा 10 है। तो या तो तुम 10 11 12 में डील कर लो अगर इनमें ही करना है तो, और अगर जनरलाइज सॉल्यूशन की तरफ जाते हो तो एस एन n-1 n-2 में से डील कर लो। तो पहले ऑप्शन नंबर ए और बी को चेक करने के लिए मैंने इसको जोड़ा। अगर ये नहीं आता फिर मुझे इसको करना पड़ता, 10 और 12 में दिमाग लगाता मैं, यानी n-2 प्लस एस एन में दिमाग लगाता यहीं से। यस सर। ठीक है, हाँ ठीक रौनक। है सर इस समीकरण में अल्फा और बीटा का मान धराचार्य के सूत्र से नहीं लगा सकते थे? इस सूत्र निकाल से? सकते थे श्री धराचार्य के सूत्र से। हाँ, फिर उसके बाद क्या करते? फिर इनके चलो से इसका मान निकल के आ गया श्री धराचार्य सूत्र से। निकालो, बताओ कितना आया? 3/2 माइनस 1। कितना आया? 1 प्लस माइनस 3/2 1 प्लस 4/2, यानी 1 प्लस माइनस √5/2, यही आया ना? यस सर। ठीक है, अब इसकी यस यस, अब सॉरी इसकी गलती हो घात इसकी घात लगाओ, इसकी घात 10 निकालो, कितना आएगा? यही तो पूछा है ना, 10 11 12, तो इसकी घात 10 निकालो, कितना आया? फिर सर 11 ये निकालो, फिर 12 निकालो। अरे निकालो तो सही। ठीक है, निकाल दो। निकल गया? ठीक है, अभी नहीं निकला। चलो म्यूट कर लो सारे, अब बनाओ ये सवाल। ये तो बना दिया होगा यार, किसी का आंसर आया? हाथ खड़ा करो, आंसर आया हो तो। डाउट वाला टाइम गया, वो कुछ क्वेश्चन खत्म, इतना ही डाउट लेंगे उसके। किया ही नहीं हमने, हम बैठ के लोगों की बातें सुन रहे थे, डाउट वालों की बातें सुन रहे थे हम। बनाए। ए और बी इस समीकरण के मूल हैं, तो a प्लस बी का मान क्या आएगा? 7, और a इंटू बी का मान आएगा -1। इसकी वैल्यू हमें निकालनी है ना। एक दो चीजें तो ये है, और अगर मैं a को यहां पुट कर देता हूं तो मुझे क्या मिलेगा? a² -7a -1 बराबर 0 निकलेगा। ये तीन चीजें हैं जो मेरे काम आ सकती हैं। बाकी तो सिर्फ मैनिपुलेशन है, जोड़ बाकी गुना भाग है, जो कुछ दे रखा है उसको हमको सॉल्व करना है। ठीक है, क्या दे रखा है सर? a की पावर 21, b की पावर 21, a की पावर 17, b की पावर 17। तो अगर मैं इसमें से a कॉमन ले लेता हूं, इन दोनों में से अगर a की पावर 17 कॉमन में लेता हूं तो मुझे क्या मिलेगा? सर a की पावर 17 कॉमन लोगे तो a की पावर 4 + 1 तो यहां से मिलेगा, और इन दोनों में से अगर b की पावर 17 कॉमन लोगे तो क्या मिलेगा? b की पावर 17 का मान मिलेगा b 21 है ना, 17 बाहर निकाला, 4 बचेगा, तो b की पावर 4 + 1 बनेगा, और ये a19 प्लस b19 मुझे पहले से दे रखा है। ठीक है, तो क्या हो गया? कुछ पूछना है बेटा? क्यों हाथ खड़ा किया हुआ है? परफेक्ट है। अब मुझे क्या करना है? a की पावर 4 + 1 का मान निकालना है। ये कहां से निकाल लूं? यहां से तो निकलना नहीं है, यहां से निकल सकता है। a की पावर 4 + 1 निकालना है ना, तो इसको क्या करते हैं? इसको थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, a² -1 बराबर 7a लिख देता हूं। और अब अगर मैं इसका स्क्वायर कर देता हूं तो मुझे क्या मिलेगा? मैंने इसका वर्ग कर दिया, तो a² -1 का होल स्क्वायर बराबर 7a का होल स्क्वायर। तो ये क्या बन गया सर? ये बन गया a की पावर 4 -2a² + 1 बराबर 49a²। मुझे a4 + 1 चाहिए, तो मैं इसकी वैल्यू निकाल लेता हूं। a की पावर 4 + 1 बराबर 51a² के बराबर आया। सही बात है। अभी भी किसी का आंसर निकला? नहीं निकला।
चलो कोई बात नहीं। तो अब मुझे क्या मिलेगा सर? मुझे यहाँ से मिल जाएगा a17, इसका मान कितना है 51, a स्क्वायर b की पावर 17, और इसका मान क्या होगा 51 b स्क्वायर। अरे जब एक ही जगह b रखूंगा तो सेम इक्वेशन मिलेगी ना मुझे, अलग थोड़ी आएगी। नीचे क्या है सर? नीचे है a की पावर 19 प्लस b की पावर 19। तो यहाँ से मैंने 51 को कॉमन लिया, तो ऊपर a की पावर 19 है, b की पावर 19 है, ये a की पावर 19 है, b की पावर 19 है, सब कैंसिल हो जाएगा और मेरा आंसर निकल के आएगा 51। सिंपल हो गया। ऐसे हाथ खड़ा करो सर, हाँ हो गया, समझ गए हम। ठीक बात है, चलिए बढ़े आगे। y बराबर एक्स स्क्वायर का ग्राफ हमें आता है, आता ही होगा, नहीं आता है तो भी बता देता हूं, अब सीख लो। y बराबर एक्स स्क्वायर का ग्राफ कैसा होता है सर? y बराबर एक्स स्क्वायर एक परवलय है, क्लास 11th में हमने पढ़ा था कॉनिक सेक्शन के अंदर, अगर हमने पढ़ा होगा तो। नहीं पढ़ा कोई बात नहीं, पढ़ाऊंगा दोबारा से मैं, ठीक है। y बराबर एक्स स्क्वायर का ग्राफ इस तरह का रहता है। अगर आपसे कोई बोले कि y बराबर माइनस एक्स स्क्वायर का ग्राफ बनाओ, तो हम क्या करेंगे सर? हम सिंपल सा काम करेंगे, एक्स स्क्वायर ऊपर की तरफ जा रहा है, संख्या नेगेटिव हो जाएगी, उसको पलट के हम नीचे की तरफ कर देंगे, सिर्फ इतना सा अंतर आएगा। कैसा बनेगा? बहुत आसान सी बात है सर, ऐसा बनेगा। इजी है ना, ये हमें मालूम है। पर अगर कोई हमसे ये बोले कि बेटा y माइनस 1 बराबर x माइनस 2 के होल स्क्वायर का ग्राफ बनाओ, तो शायद हम नहीं बना पाए, है ना। या अगर कोई हमसे ये बोले कि y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 7 का ग्राफ बनाओ, तो शायद हम ग्राफ ना बना पाए, ठीक है। क्यों ना बना पाए? क्योंकि हमारे सिलेबस में एक्स स्क्वायर का ही ग्राफ था और माइनस के एक्स स्क्वायर का ग्राफ था, ठीक है। तो इनके ग्राफ किस तरह से बनाएं, इसमें हमारी मदद करता है कॉन्सेप्ट है मैथमेटिक्स का शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन, है ना। मूल बिंदु का शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन को हिंदी में क्या बोलेंगे? स्थानांतरण, ऐसा ही कुछ बोलते होंगे। तो चलो सीखो क्या है कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट हमारा है शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन, और मैं आपसे ऐसी उम्मीद लगाऊंगा कि पूरे साल मेरे से दोबारा नहीं पूछोगे इसको, है ना। आज अगर मैं पढ़ा दूंगा तो ये काम तो बहुत बार आएगा, तो आगे जितनी भी बार ये काम आएगा हम इसको, इस कॉन्सेप्ट को याद रखेंगे। बड़ा काम का कॉन्सेप्ट है। इसे हिंदी में लिखना चाहो तो लिख लो, मूल बिंदु का स्थानांतरण। समझना ये क्या हुआ, थोड़ा बहुत फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा। ये y अक्ष है और ये हमारा x अक्ष। यहां पे एक पॉइंट है P, इसके कोऑर्डिनेट है स्मॉल x कॉमा स्मॉल। ये कौन है? मेरा x अक्ष है। ये कौन है? मूल बिंदु है। ये कौन है? मेरा y अक्ष। तो बिंदु P के कोऑर्डिनेट x y किसके सापेक्ष हैं? ये इस मूल बिंदु के रेस्पेक्ट में है या x अक्ष और y अक्ष के रेस्पेक्ट में है, ठीक है। अब मेरा मन ये हुआ, मैंने ये बोला कि मैं मूल बिंदु को यहां नहीं मानूंगा, मैं कोई और रेफरेंस सिस्टम जनरेट करूंगा, है ना। यानी मैं मूल बिंदु को कहीं और मानकर x और y अक्ष जैसे अक्ष बनाने की कोशिश करता हूं। तो मैंने क्या किया, हमने कुछ इस तरह से काम किया। हमने नया x अक्ष बनाया, हमने नया y अक्ष बनाया, और ये जिस जगह प्रतिच्छेद कर रहे थे उसको मैंने नया मूल बिंदु ओ डैश नाम दे दिया है, जिसके कोऑर्डिनेट है अल्फा कॉमा बीटा। अभी ओ डैश के कोऑर्डिनेट जो अल्फा कॉमा बीटा है, ये किसके सापेक्ष है? ये पुराने वाले सिस्टम के सापेक्ष है, यानी इस बिंदु के सापेक्ष में ये जो ओ डैश है ये अल्फा कॉमा बीटा पर है। यानी आप एक्स अक्ष के सापेक्ष अल्फा दूरी चलोगे, वाई अक्ष के सापेक्ष बीटा दूरी चलोगे, तो आप नए वाले मूल बिंदु पर पहुंच जाओगे, जहां पे अल्फा कौन है सर? ये जो डिस्टेंस है ये अल्फा है और ये जो डिस्टेंस है वो बीटा है ना।
यानी मैं अल्फा आऊंगा बीटा आऊंगा तो मैं नए वाले ओ डैश पर पहुंच जाऊंगा। करेक्ट है। और जो आदमी पहले से ओ डैश पर बैठा हुआ है वो जब इस बिंदु पी को देखेगा तो उसको उसके निर्देशांक कुछ और नजर आएंगे। ये स्मॉल एक्स और स्मॉल वाई क्या है, ये तो यहाँ के रेस्पेक्ट में है कि आप एक्स कदम आओगे, आप वाई कदम आओगे, आप क्या करोगे, पहुंच जाओगे पी पर अगर मैं ओ डैश से कैलकुलेशन करूंगा तो मुझे कोऑर्डिनेट कुछ और मिलेंगे, बदले हुए मिलेंगे। तो मैंने क्या किया, इसे मैंने नाम मान लिया है कैपिटल एक्स और इसे मैंने माना है कैपिटल वाई, आपका निर्देश अक्ष। ठीक है। जब मैं इसके सापेक्ष निकाल रहा हूं तो मुझे मान क्या है, इसका मान है कैपिटल एक्स कॉमा कैपिटल वाई, इसके सापेक्ष नए रेफरेंस सिस्टम के लिए। सिंपल, क्लियर बात है। अब मेरा काम यह है कि मैं कैपिटल एक्स कैपिटल वाई और स्मॉल एक्स स्मॉल वाई में एक संबंध निकालना चाहता हूं, एक ऐसा फॉर्मूला बनाना चाहता हूं कि जब मेरा मन करे तब तो मैं पुराने रेफरेंस सिस्टम के हिसाब से कोऑर्डिनेट, जब मेरा मन करे मैं पुराने के हिसाब से निकाल लूं। शांति से बैठ रहे ना, कोई बीच में कुछ नहीं बोलेगा जब तक टॉपिक पूरा नहीं होगा, है ना। सारे डाउट टॉपिक के बाद आएंगे। क्लियर है? ठीक है। तो मेरा काम क्या है, स्मॉल एक्स और कैपिटल एक्स के बीच में मैं रिलेशन स्टेब्लिश करना चाहता हूं। तो मैंने क्या काम किया, बहुत आसान सा काम किया, मैंने पी से एक लंब डाला यहां पे, है ना। तो एक बात बताओ, ये वाली दूरी कितनी है? सर ये वाली दूरी तो ओ के लिए है, तो ये है स्मॉल वाई। क्या है? स्मॉल वाई है। कहां से लेके कहां तक? यहां से लेके यहां तक। ये डिस्टेंस कितनी है? सर ये तो बीटा के बराबर है, तो ये क्या है, बीटा है, यहां से लेके यहां तक। ये डिस्टेंस कितनी है? सर ये नया वाला जो रेफरेंस सिस्टम आपका है, इसमें से ये डिस्टेंस क्या है, वाई कोऑर्डिनेट है, तो ये किसके बराबर है, कैपिटल वाई के बराबर, यहां से लेके यहां तक। करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, तो आसान सी बात है। सेम लॉजिक अगर मैं यहां लगाता हूं तो ये दूरी कितनी है? सर ये दूरी है स्मॉल एक्स, क्योंकि हमने पुराने वाले मूल बिंदु से निकाली है। ये डिस्टेंस कितनी है, अल्फा। ये डिस्टेंस कितनी है, अगर मैं ये वाला नया मूल बिंदु मानता हूं तो ये दूरी किसके बराबर होगी, एक्स कोऑर्डिनेट के बराबर होगी। तो ये हमारा है स्मॉल एक्स, कहां से लेके कहां तक, सॉरी कैपिटल एक्स, यहां से लेके यहां तक। तो अब अगर मैं इन दोनों को कंपेयर करूं तो क्या होगा, सर ओ से लेके, ये पी है, इसका नाम मैंने पी डैश दे दिया है, ओ से लेके पी डैश की दूरी कितनी है, स्मॉल एक्स के बराबर। ठीक है। और अगर ओ से लेके पी डैश की दूरी को मैं दो टुकड़ों में तोड़ देता हूं, मैं अल्फा और अल्फा के बाद कैपिटल एक्स चलता हूं तो भी बात वही है। तो मैं इसे लिख सकता हूं ना, स्मॉल एक्स बराबर अल्फा प्लस कैपिटल एक्स। इसमें तो कोई हमको तकलीफ नहीं होगी, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। और मैं यहां क्या लिख सकता हूं, सर ये स्मॉल वाई का जो मान है वो किसके बराबर है, बीटा प्लस कैपिटल वाई के बराबर है। ठीक है। पहले वाले रिजल्ट से मैं क्या बोलूंगा, कैपिटल एक्स का मान होगा एक्स माइनस अल्फा और कैपिटल वाई का मान होगा स्मॉल वाई माइनस बीटा। ये रिजल्ट हमें याद रखना है क्योंकि ये आएगा हमारे क्वेश्चंस में काम। यहां पे कौन क्या क्या है, स्मॉल एक्स कॉमा स्मॉल वाई पुराने मूल बिंदु, जो कि आपका क्या था, 0,0 था, के सापेक्ष निर्देशांक। ठीक है। अल्फा बीटा क्या है, नए मूल बिंदु के निर्देशांक। ठीक है। और कैपिटल एक्स कैपिटल वाई क्या है, जो नया वाला सिस्टम आपने क्रिएट किया है, यानी नए मूल बिंदु के लिए बिंदु पी के निर्देशांक।
अब बताओ बात समझ आई या नहीं आई? अल्टीमेटली हमें इसे याद रखना है। क्या काम आएगा? इसकी मदद से हम सारे ग्राफ बना पाएंगे। अब क्लियर, नॉट क्लियर? योगेश ने बोल दिया क्लियर है, बाकी ने बोल दिया क्लियर है ना? और जो कुछ नहीं बोल रहे हैं, ना गर्दन हाँ में है ना गर्दन ना में है, वो अभी कंफ्यूज हैं कि उनको क्या हुआ उनके साथ में। समझ गए? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये काम क्या आने वाला है ना? ये इतनी सारी रामायण मैंने क्यों कराई, जो कि एक्चुअल में हमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर हम करते हैं, 2D के अंदर हम इसको करते हैं, वहां बहुत काम आता है भर भर के। इसको करने का सिर्फ एक रीजन था, ऐसे वाले ग्राफ बना पाना, ऐसे वाले ग्राफ बना पाना। ठीक है, पहले एक दो आसान ग्राफ और बनाते हैं। चलो, एक क्वेश्चन आपको दिया गया है कि y बराबर एक्स स्क्वायर का, एक मिनट बेटा, ग्राफ बनाएं। जिनको समझ आ गया है वो बनाओ। और इसी का दूसरा पोर्शन है y बराबर -3x स्क्वायर का ग्राफ बनाएं। बताओ क्या बोल रहा था किशन? सर नोट करना। नोट करना है? पहले क्या कर रहे थे? कर लो, बाकी की ग्राफ बनाओ। ठीक है, जितना कर लिया उतना बढ़िया है, बाकी जगह छोड़ दो, कर लेना बाद में, फिर PDF दे दूंगा। तो सर देखो, एक्स स्क्वायर का ग्राफ बनाना हमें आता है ना? एक्स स्क्वायर का ग्राफ कैसा होता है सर? एक्स स्क्वायर का ग्राफ इस तरह का बना होता है, और माइनस एक्स स्क्वायर का ग्राफ कैसा होता है? ऐसा होता है। अब एक्स स्क्वायर के ग्राफ में और 3x स्क्वायर के ग्राफ में फर्क क्या पड़ेगा? देखो, अगर ये ऐसा होता, अगर ये y बराबर एक्स स्क्वायर होता और ये y बराबर 3x स्क्वायर है, तो दोनों में परिवर्तन क्या हुआ है? जब यहाँ पर x का मान 0 है तो y का मान क्या है? 0 है। जब यहाँ पे x का मान 0 है तो y का मान क्या है? 0। जब यहाँ पे x का मान 1 है तो y का मान कितना है? 1 है। जब यहाँ पे x का मान 1 है तो y का मान कितना है? 3 है ना? ठीक है। जब यहाँ पर x का मान 2 है तो y का मान कितना है? 4 है। और जब यहाँ पे x का मान 2 है तो y का मान कितना है? 12 है ना? तो बहुत अगर ध्यान से देखोगे, हालांकि उसकी हमें आवश्यकता नहीं है, तो अगर ये एक्स स्क्वायर का ग्राफ ऐसा रहा है, अगर एक्स स्क्वायर का ग्राफ ऐसा रहा है, ये 0 पर 0 है, ये 1 पर 1 है, ये 2 पर आपका 4 है, ये पॉइंट क्या है सर? ये 2,4 है, ये 1,1 है, ये 0,0 है। तो अब आपको क्या मिलेगा सर? जब x का मान 1 है तो y का मान कितना है? 3 है। एक मिनट रुक जा बेटा। और जब x का मान 2 है तो y का मान कितना है? 12 है। अब ग्राफ कैसा बनेगा? ऐसा बनेगा। ठीक है, अब ग्राफ कैसा बनेगा? ऐसा बनेगा। तो सिर्फ उसका क्या होगा? मुंह थोड़ा सा छोटा हो जाएगा, बाकी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। और मुंह छोटा बड़ा होने से हमें बहुत ज्यादा, क्लियर है? तो इतनी सारी राम कहानी की हमें आवश्यकता नहीं है, बस इतना सा हमें याद रखना है सर, जैसा एक्स स्क्वायर का ग्राफ बनता है 3x स्क्वायर का ग्राफ भी ऐसा ही बनेगा। ठीक है, हाँ वो थोड़ा सा चौड़ा होगा, वो सकड़ा होगा, इतना सा फर्क पड़ेगा, पर उससे हमारी जिंदगी में कोई परिवर्तन नहीं आने वाला। एक्स स्क्वायर का ग्राफ और 3x स्क्वायर का ग्राफ या 100x स्क्वायर का ग्राफ, 1,00,000x स्क्वायर का ग्राफ हमारे लिए ऑलमोस्ट एक जैसा है, बस ऐसा होगा, कोई ऐसा होगा, कोई ऐसा होगा, कोई ऐसा होगा। ठीक है, तो y बराबर -3x स्क्वायर का ग्राफ कैसा होगा सर? अगर प्लस 3x स्क्वायर का ग्राफ ऐसा है तो माइनस में हम इसको पकड़ के उल्टा कर देंगे, है ना? इतना सही परिवर्तन होगा ना, और कुछ परिवर्तन तो होने वाला है नहीं है। ठीक है, चलिए सर, ये दोनों बातें हमें थोड़ी थोड़ी समझ में आई। अब दो अच्छे ग्राफ और बनाओ। क्या है ग्राफ? ग्राफ आपका बनेगा y बराबर 3x-2 का होल स्क्वायर, और अगला है y बराबर -3x-2 का होल स्क्वायर का बनाए। अब यहां कौन सा कॉन्सेप्ट काम करेगा? यहां कॉन्सेप्ट काम करेगा आपका शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन। कैसे काम करेगा? देखो, मैंने क्या किया, मैंने यहां पर
इसको ऐसे लिख लिया, ये तो मैंने y माइनस 0 लिख दिया है, ये 3x माइनस 2 का होल स्क्वायर लिख दिया है ना। y माइनस 0 को मैंने कैपिटल Y माना, करेक्ट है, और x माइनस 2 को मैंने क्या माना है, कैपिटल X माना है। किशन बेटा फोन म्यूट क्यों नहीं कर लेता, तुझे क्या चाहिए फोन म्यूट करने के लिए। और मैंने क्या किया है, आपके स्मॉल x माइनस 2 को कैपिटल X माना है। अब याद करो फॉर्मूला क्या था सर, फॉर्मूला कुछ ऐसा ही था, यही था x माइनस अल्फा x माइनस बीटा, यानी ये जो पॉइंट है कौन कौन से, ये मेरा अल्फा है, ये मेरा बीटा है, तो मूल बिंदु क्या हो जाएगा 2,0 है ना। अगर मैं मूल बिंदु को 2,0 मान लेता हूं तो मुझे क्या मिलेगा सर, देखो y माइनस 0 की जगह तो आपने कैपिटल Y रख दिया है और x माइनस 2 की जगह आपने कैपिटल X रख दिया है, सही है। तो जो इक्वेशन मुझे दे रखी थी y बराबर 3x माइनस 2 का होल स्क्वायर, वो y बराबर 3x स्क्वायर बन गई। कब बनी है, जब मैंने मूल बिंदु को चेंज कर दिया है। सिंपल सी कहानी है। क्या इसका ग्राफ मुझे आता है, नहीं आता। क्या इसका ग्राफ मुझे आता है, हाँ इसका ग्राफ मुझे आता है, इसका ग्राफ मैं बना सकता हूं। सिंपल सी कहानी है। चलो ठीक है, बनाने की कोशिश करते हैं। देखो ये मूल बिंदु है 0,0, इसके लिए तो ग्राफ मुझे आता नहीं बनाना। तो अब मैंने क्या किया, अब मैंने एक बहुत छोटा सा काम किया कि मैंने मूल बिंदु को शिफ्ट कर दिया 2,0 पर। 2,0 कहां होगा सर, 2,0 यहां पर होगा। और मैंने एक नया y अक्ष बनाया और मैंने एक नया x अक्ष बनाया। अब इस वाले सिस्टम के लिए जो फंक्शन मुझे दे रखा था उसका समीकरण क्या है, y बराबर 3x स्क्वायर। तो y बराबर 3x स्क्वायर का ग्राफ कैसा होता है सर, y बराबर 3x स्क्वायर का ग्राफ कुछ इस तरह से होता है। सही बात है। ये पॉइंट क्या है सर, ये पॉइंट है 2,0, करेक्ट है। अब मुझे चाहिए क्या था, मुझे ग्राफ बनाना था, पर उस ग्राफ में ये नया x अक्ष बनेगा, नया y अक्ष बनेगा, ऐसी कोई कहानी नहीं है। मुझे तो सिंपल ग्राफ बनाना है। तो क्या किया, ये जो नए मैंने अक्ष बनाए हैं ये मैंने मेरी सुविधा के लिए बनाए हैं, इनका सवाल से कोई लेना देना नहीं है, करेक्ट है। पर अगर मैं इस ग्राफ को ऐसे बना देता हूं, इसको भी लिखेंगे थोड़ी देर में, अगर मैं इस ग्राफ को अब ऐसे बना देता हूं तो मेरा काम हो जाएगा। ठीक है, मैंने क्या किया, पहले मैंने मूल बिंदु को शिफ्ट किया, मूल बिंदु को शिफ्ट करके जो फंक्शन मुझे दे रखा था उसको मैंने चेंज कर दिया, और चेंज करके फंक्शन ऐसा बना लिया जिसका ग्राफ मुझे आता था। फिर मैंने नए मूल बिंदु के लिए ग्राफ बना दिया, नए सिस्टम के लिए ग्राफ बना दिया। फिर मैंने जो नए वाले एक्स अक्ष और वाई अक्ष उनको मैं भूल गया, उनको मैंने हटा दिया। तो मुझे क्या मिल गया, सिर्फ पुराना एक्स अक्ष और वाई अक्ष मिल गया और मेरा ग्राफ बन गया, करेक्ट है। ये किसका ग्राफ है, ये ग्राफ है वाई बराबर 3x माइनस 2 के होल स्क्वायर का। कुछ बात समझ आई, इसका बनाओ, करो एक मिनट, थोड़ा शांति रखो, 2-3 क्वेश्चन सॉल्व होने दो, फिर कॉन्फिडेंस आ जाएगा। अभी मुझे मालूम है कि हमको थोड़ा सा लग रहा है कि ये क्या हो गया, एक पुराना सिस्टम आया फिर नया सिस्टम आया, फिर से पुराने सिस्टम में चले गए, पता नहीं क्या खेल खेल रहे हैं हम। पर हाँ, थोड़ी देर बाद सब बढ़िया लगने लगेगा, है ना। इसको बनाते हैं। इसको मैंने क्या लिख दिया, इसको मैंने लिख दिया है y माइनस 0 बराबर -3x माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो मैंने क्या किया है सर, कैपिटल X को तो मैंने माना है x माइनस 2 और कैपिटल Y को मैंने माना है y माइनस 0। इससे जो मेरा मूल बिंदु होगा नया वाला, वो क्या हो जाएगा सर, मूल बिंदु जो मेरा नया वाला होगा ये 2,0 बनेगा। याद रखना x माइनस अल्फा था, तो माइनस के चिन्ह से कंफ्यूज मत हो जाना, ठीक है। परफेक्ट है सर। अब ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, इक्वेशन बन जाएगी y बराबर -3x स्क्वायर। इसका ग्राफ हमें आता है, एक्स स्क्वायर जैसा ही होगा, सिर्फ क्या होगा, आपका ओपनिंग डाउनवर्ड होगा, यानी नीचे की तरफ उसका मुंह खुल रहा होगा, और इसे हम परवलय बोलते हैं। ये जो है ना ऐसा ग्राफ, ये है आपका पैराबोला है, तो
तो पैराबोला का मुंह जो होगा वो नीचे की तरफ होगा, बस इतना सा अंतर आना है, ठीक है। परंतु ये ग्राफ कब बनेगा, जब मूल बिंदु आप नया ले लोगे, और मूल बिंदु कहां लेना है, 2,0 पर लेना है। तो ये मेरा एक्स अक्ष है, ये मेरा वाई अक्ष है। अब मैं कैपिटल एक्स कैपिटल वाई नहीं बना रहा हूं, पर मैं अपने दिमाग में मान के चल रहा हूं कि मैंने बनाए हैं। तो नया मूल बिंदु कहां आना चाहिए, नया मूल बिंदु यहां आना चाहिए। ये पॉइंट क्या है, ये पॉइंट 2,0 है। जब मैं इसके सापेक्ष ग्राफ बनाऊंगा तो कैसा ग्राफ बनेगा सर, कुछ इस तरह का ग्राफ हमारा बनेगा। समझ गए? बनाओ। अरे यार लिख लिया होगा तुम लोगों ने, चलो अब क्यों काटता हूं, छोड़ो, करो इसी का बनाओ। बन गया सर। बन गया, ठीक है। चलो अब कोशिश करते हैं बनाने की। इसको मैंने y-4 बराबर x+3 का होल स्क्वायर लिख दिया है। मैंने y-4 को तो कैपिटल Y मान लिया और x स्मॉल x+3 को कैपिटल X मान लिया। ऐसे लिख लो ताकि तुम कंफ्यूज ना हो। तो जो नया मूल बिंदु होगा वो क्या होगा, x माइनस अल्फा, है ना। तो ये बेसिकली क्या है, ये x माइनस का 3 है, करेक्ट है ना। तो अल्फा का मान क्या है, अल्फा का मान है -3, y माइनस बीटा, तो बीटा का मान क्या है +4। कुणाल म्यूट कर लेना यार। कितना मान है इसका, इसका मान है आपका +4। तो मूल बिंदु अब -3,4 पर जाकर शिफ्ट होगा। समझ रहे हो मेरी बात? सेकंड क्वाड्रेंट में बनेगा ना सर? चलो बनाओ, ठीक है। तो मूल बिंदु अब कहां शिफ्ट होगा, -3 और 4 यहां पे कहीं रहा होगा। x का मान तो -3 है और y का मान कितना है, 4 है। इसका मुंह किधर होने वाला है, इसका मुंह ऊपर की तरफ होने वाला है। अगर x² का गुणांक पॉजिटिव है तो पैराबोला का मुंह ऊपर की तरफ होगा, और x² का गुणांक नेगेटिव है तो परवलय का मुंह नीचे की तरफ होगा। जनरल रूल है, ठीक है। तो यहां मूल बिंदु अगर मैं बना लेता हूं तो मुझे परवलय बनेगा। मुंह कहां है, ऊपर की तरफ है, तो कुछ इस तरह का पैराबोला मुझे मिले। ये पॉइंट क्या है, ये पॉइंट है -3,4। सिंपल, बन गया, आसान है। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर, तो अगला जो भी नंबर है, y बराबर x² प्लस का 2x प्लस का 7 का ग्राफ बनाओ। करो ट्राई। सर देखो कुल मिला के परफेक्ट स्क्वायर बनाना पड़ेगा, तो मैंने क्या लिख दिया, मैंने यहां लिख दिया y बराबर ये x+1 का होल स्क्वायर आएगा। अब मैं बार बार नहीं सिखाऊंगा परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनता है, हमको आता है बनाना। x² + 2x + 1 होगा, है ना। तो मैंने -1 कर दिया है और ये प्लस का 7 आ गया है। तो मुझे मिल गया है y बराबर x+1 का होल स्क्वायर प्लस का 6। इससे मैं लिख सकता हूं y - 6 बराबर x+1 का होल स्क्वायर। तो ये कैपिटल Y बराबर x² मुझे मिला। यहां पे अल्फा बीटा क्या है, -1,6 है ना। x माइनस अल्फा, y माइनस बीटा। तो ग्राफ आपका कैसा बनेगा, सर मूल बिंदु को -1 और 6 पे शिफ्ट कर दो। तो -1 और 6 पे हमने यहां शिफ्ट कर दिया। मुंह कहां रहेगा, x², लीडिंग कोफिशिएंट x² है। x² का गुणांक यहाँ पे क्या है, +1 है, तो मुंह ऊपर की तरफ होगा। और अगर -1 होता तो मुंह नीचे की तरफ होता, ठीक है। तो सर मुंह ऊपर की तरफ होगा तो ऐसा पैराबोला आपका बन जाएगा।
ठीक बात है। ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को हम बोलते हैं परवलय का शीर्ष। अगली स्लाइड पे लिख देता हूं, चलो। इसे हम क्या बोलते हैं? इसे सर हम बोलते हैं परवलय का शीर्ष। दो तरह के परवलय हमें मिल सकते हैं, एक हमें ऐसे वाले मिल सकते हैं और एक हमें ऐसे वाले में। और भी हैं, पर द्विघात समीकरण में यही मिलेंगे। 2D में तो कुछ और भी हमें मिलेंगे, है ना। और शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन में एक चीज और ध्यान रखने की है कि जो कैपिटल X और कैपिटल Y हमने माना है, वो X और Y अक्ष के समांतर माना है, हमने अक्षों को रोटेट नहीं किया है। रोटेशन हम 2D में पढ़ेंगे, है ना। ठीक है, या तो ऐसा बनेगा या ऐसा बनेगा, करेक्ट है। ये जो पॉइंट है, इसे हम बोलते हैं परवलय का शीर्ष। यहां ये जो पॉइंट है, इसे हम बोलते हैं परवलय का शीर्ष। ठीक है, ये जो हमने कैपिटल Y जो माना था, इसे हम बोलते हैं अक्ष, करेक्ट है। इसे हम क्या बोलते हैं? इसे अक्ष बोलते हैं। अक्ष के प्रति परवलय सममित होता है। सममित का मतलब है कि इसके राइट में जैसा ग्राफ है, लेफ्ट में भी समान ग्राफ होगा। अक्ष के प्रति क्या होता है? परवलय सममित होता है। सही बात है, ठीक है। अब अरे यार, एक ग्राफ और बनाना पड़ेगा फिर तो। चलो कोई बात नहीं, ये तो लिखो। एक बात बताओ मुझे, हमने क्लास 9th में पढ़ा होगा ना बहुपद के शून्य। बहुपद के शून्य का मतलब क्या होता है, या समीकरण के मूल। अगर मैं किसी बहुपद का ग्राफ बनाता हूं, उसके शून्य का मतलब क्या है? ऐसे पॉइंट जहां पर y की वैल्यू 0 है, या ऐसे पॉइंट जहां पर उस बहुपद की वैल्यू 0 है, वही शून्य होता है ना। तो किसी भी बहुपद के शून्य का मतलब होता है ऐसे पॉइंट जहां पर उस बहुपद की वैल्यू 0 हो जाती है। बहुपद की वैल्यू 0 का मतलब y कोऑर्डिनेट 0 है, करेक्ट है। y कोऑर्डिनेट 0 का मतलब x अक्ष है। तो बहुपद का ग्राफ जिस जगह पर x अक्ष को प्रतिच्छेद कर रहा होता है, वही बिंदु उस बहुपद का शून्य होता है। सिंपल है, ये कहानी तो ठीक है ना। जैसे ये परवलय ऐसा ना होकर अगर ऐसा रहा होता, अगर ये ऐसा रहा होता, तो ये जो बिंदु हैं दोनों, ये क्या है? इस ये शून्य या ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के मूल, दोनों एक ही बात है। सिंपल है, करेक्ट है ना। जिस जगह पर x अक्ष को प्रतिच्छेद करते हैं, वो आपके क्या है? वही हमारे मूल हैं। चलो अब कुछ नई चीज सीखते हैं। अब कुछ नई चीज सीखते हैं, ये कि मुझे ax² fx बराबर ax² प्लस bx प्लस c का ग्राफ बनाना है ना। इसका ग्राफ बनाना है, जिसे मैं क्या लिख सकता हूं? जिसे मैं लिख सकता हूं द्विघात व्यंजक का ग्राफ। तो अब हम जनरलाइज रूल पढ़ रहे हैं एकदम। मैं क्या करूंगा, इसको मैं y मान लेता हूं, y बराबर ax² प्लस bx प्लस c लिखता हूं। फिर मैं परफेक्ट स्क्वायर बनाऊंगा। परफेक्ट स्क्वायर के बनाकर मैं शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन का कॉन्सेप्ट लगाऊंगा, और फिर मैं इसका ग्राफ बनाऊंगा। सिंपल सी कहानी है। तो परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए मैंने क्या किया, a को कॉमन लिया, अंदर x² मिला प्लस b अपॉन a मिला
प्लस सी अपॉन ए मिला। फिर मैंने क्या किया, परफेक्ट स्क्वायर बनाया, तो x प्लस बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर आया, एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन ए एक्स प्लस बी स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर, तो मैंने माइनस का बी स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर कर दिया। ये सब y का मान है। x प्लस बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर, यहाँ पे 4a स्क्वायर का मैंने क्या किया, लघुत्तम लिया, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac मुझे मिल गया। ये क्या है, y बराबर a, x प्लस बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस 4ac डी के बराबर होता है, मुझे ये 4a स्क्वायर मिल गया। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, ये तो हम कल ही सॉल्व कर रहे हैं, ये कैलकुलेशन तो हमने कल ही की है, ठीक है, परफेक्ट है। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ y बराबर a x प्लस बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर माइनस डी अपॉन 4a, a को अंदर गुना कर दिया तो 4a आ गया। इसको मैं लिख सकता हूँ y प्लस डी अपॉन 4a बराबर a x प्लस b अपॉन 2a, ठीक है। अब अगर मैं यहां पर माइनस का b अपॉन 2a और माइनस के d अपॉन 4a को नया मूल बिंदु मान लेता हूं, तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, y बराबर ax स्क्वायर बन जाएगी, इसका ग्राफ बनाना मुझे आता है ना। मूल बिंदु अब क्या होगा, जिसको हम शीट्स भी बोलते हैं परवलय का, अरे नए वाले मूल बिंदु पर ही तो परवलय का शीर्ष आ रहा था, है ना। क्या होगा सर, ये होगा माइनस का b अपॉन 2a और माइनस का d अपॉन 4। तो ग्राफ कैसा बनेगा सर, दो तरह के ग्राफ बन सकते हैं। अगर आपका a का मान पॉजिटिव है तो मुंह ऊपर की तरफ होगा, और a का मान नेगेटिव है तो मुंह नीचे की तरफ होगा। तो एक ग्राफ तो आपको ऐसा मिल सकता है, दूसरा ग्राफ आपको ऐसा मिल सकता है। अगर a का मान पॉजिटिव है तो क्या रहा होगा सर, अगर a का मान पॉजिटिव है ऐसा मिलेगा, और अगर a का मान नेगेटिव है तो आपको ऐसा मिलेगा, ठीक है। ये क्या है, ये है अगर a पॉजिटिव है, a पॉजिटिव का मतलब एक्स स्क्वायर का गुणांक, और ये क्या है अगर a नेगेटिव। ये जो बिंदु है, ये जो बिंदु है, ये बिंदु क्या है सर, ये बिंदु है माइनस का b अपॉन 2a और माइनस का d अपॉन 4a। ये बिंदु क्या है, ये बिंदु है माइनस का b अपॉन 2a और माइनस का d अपॉन 4a। इस बिंदु को हमें याद भी रखना है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि इस केस में ये जो परवलय है, इसका जो न्यूनतम मान है, जो सबसे कम मान इसने ग्रहण किया है, वो कहाँ किया है, वो इस जगह पर किया है, इस जगह पर माइनस बी अपॉन 2a पर इस परवलय ने अपना न्यूनतम मान लिया है। और न्यूनतम मान कितना है सर, न्यूनतम मान ये रहा आपका माइनस डी अपॉन 4a के बराबर है ना। और इस केस में क्या है सर, इस बिंदु पर अधिकतम मान मिला है, क्योंकि बाकी सारे मान तो कम है। तो इस जगह पर क्या है सर, मैक्सिमम मान लिया है। कितना मान लिया है सर, माइनस का d अपॉन 4a अधिकतम मान है, कहां पर है, माइनस के b अपॉन 2a पर है। और यहां पर माइनस के b अपॉन 2a पर न्यूनतम मान है, कितना मान है, माइनस का d अपॉन 4a है, ठीक है। तो मैं यहां लिख दूं, इसको यहां लिख दूं, a ग्रेटर देन 0 नीचे जगह मिल जाएगी मुझे, a लेस देन 0। तो आप क्या बोलोगे, x बराबर माइनस के b अपॉन 2a पर न्यूनतम मान माइनस डी अपॉन 4a प्राप्त होता है, ठीक है। यहां पर x बराबर माइनस के b अपॉन 2a पर अधिकतम मान माइनस का d अपॉन 4a प्राप्त होता है। और ये दोनों वैल्यूज हमें याद रखनी। एनी डाउट? चलो
आगे बढ़े, मोटा मोटा समझ गए होंगे, थोड़ा सा तो ठीक है, हल्का फुल्का सदमा लगता है नई नई चीज में, पर ऐसा कुछ नहीं है। मुद्दे की बात क्या है, माइनस बी अपॉन टू ए पर अधिकतम या न्यूनतम मान माइनस का डी अपॉन फोर ए होता है। अधिकतम न्यूनतम डिपेंड करेगा कि परवलय ओपनिंग अपवर्ड है या ओपनिंग डाउनवर्ड है, यानी ए का मान पॉजिटिव है या ए का मान नेगेटिव है। ठीक है, तो चलो कुछ चीजें और सीखते हैं। पॉसिबल ग्राफ कि कैसे कैसे ग्राफ बन सकते हैं। देखो, अगर परवलय का मुंह ऊपर की तरफ खुला हुआ है तो तीन तरह के ग्राफ आपको मिल सकते हैं। मैं सिर्फ एक्स अक्ष बना रहा हूं, वाई अक्ष में बना नहीं रहा हूं। कैसे हो सकते हैं? संभव है ये एक्स अक्ष है, आपका पैराबोला ऐसा हो, यानी जिसने एक्स अक्ष को प्रतिच्छेद किया ही नहीं हो। आपका ग्राफ ऐसा हो कि एक्स अक्ष को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद किया है, या आपका ग्राफ ऐसा हो, है ना। इसको थोड़ा ऐसे बना लेते हैं, पहले वाला ये वाला इधर बना लो, क्योंकि सब जगह तुम सारी किताबों में ऐसे ही पढ़ोगे। लिख लिया है वो भी सही है, मत मतलब नहीं काटो तो भी काम चलेगा। ठीक है, अगर परवलय का मुंह ऊपर की तरफ है तो ये तीन केसेस संभव है, या तो एक्स अक्ष को दो बिंदुओं पर काटेगा, या एक्स अक्ष को एक बिंदु पर काटेगा, या एक्स अक्ष को काटेगा ही नहीं। ठीक है, पहली बात तो क्या है, पहली बात तो ये है कि इसमें तीनों में ही ए पॉजिटिव है, तभी तो मुंह ऊपर की तरफ खुला है, अदरवाइज मुंह ऊपर की तरफ खुलता ही नहीं है ना। मैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के लिए बात कर रहा हूं। अब यहां क्या है, यहां पे एक्स अक्ष को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद किया है, यानी इसके दो मूल हैं, और दोनों मूल अलग अलग हैं। क्या है? टू डिस्टिंक्ट रूट, या दो भिन्न भिन्न मूल। ठीक है, यहां पे एक्स अक्ष को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद किया है, तो दोनों मूल क्या हैं? समान हैं, दो समान मूल। यहां पे एक्स अक्ष को प्रतिच्छेद किया ही नहीं है, तो मूल विद्यमान नहीं। ठीक बात है। अब सर अगर दो अलग अलग मूल हैं, या आपका क्या बोलते हैं, दो समान मूल हैं, या मूल विद्यमान ही नहीं है, इसके लिए कोई मैथमेटिकल कंडीशन तो हमें निकालनी पड़ेगी। करेक्ट है। तो हमने श्रीधराचार्य रूल क्या बोलता था कि एक्स का मान हुआ करता था एक्स बराबर माइनस का बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, और इसे हम डी बोलते थे, इसे हम क्या बोलते थे? डी बोलते थे, है ना। तो अगर हमको दो अलग अलग मूल चाहिए तो डी का कुछ ना कुछ मान आना चाहिए, रूट डी का कुछ मान आना चाहिए। अगर रूट डी का कुछ मान आया तो एक वैल्यू प्लस से आएगी, एक वैल्यू माइनस से आएगी। रूट डी का कुछ मान आने का मतलब है डी का मान धनात्मक होना चाहिए। अगर डी का मान धनात्मक है तो उसके अंडर रूट का कुछ ना कुछ मान निकलेगा। रूट डी का कुछ मान निकलेगा तो प्लस माइनस से हमें दो अलग अलग केसेस मिलेंगे। तो यहां पे दो अलग अलग मूल होने की कंडीशन क्या है कि डी की वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए। ठीक है, दोनों मूल समान होने का मतलब क्या है? अगर रूट डी का कुछ भी मान निकला तो प्लस माइनस से दो अलग अलग वैल्यूज मिलेंगी। अगर वैल्यू एक ही मिलनी है तो डी का मान जीरो होना पड़ेगा। जैसे ही डी जीरो होगा रूट डी जीरो हो जाएगा, ये पूरी की पूरी टर्म कैंसिल हो जाएगी और वैल्यू माइनस का बी अपॉन 2a हमको मिल जाएगा। सही बात है। तो समान मूल होने की कंडीशन क्या है कि डी का मान जीरो के बराबर है, और कोई भी मूल नहीं है, इसका मतलब क्या है? कोई भी आपका रूट निकला ही नहीं है। कोई रूट कब नहीं निकलेगा? जब ये जो डी है ये नेगेटिव हो जाएगा। अगर डी नेगेटिव है तो हम उसका वर्गमूल वास्तविक संख्याओं में नहीं निकाल पाएंगे, तो कोई वास्तविक मूल हमें नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इसको ऐसे लिख लो, कोई नो रियल रूट, ये ज्यादा बेहतर है। नो रियल रूट,
कोई वास्तविक हल विद्यमान नहीं। कंडीशन क्या आएगी कि डी की वैल्यू नेगेटिव होगी। हम पढ़ चुके हैं इसको 9th-10th क्लास में, ऐसा नहीं कि हमको नहीं मालूम है, सिंपल है। 9th। केस सेकंड क्या बोलता है हमसे? केस सेकंड हमसे बोलता है जब ए हमारा नेगेटिव होगा तो हमें 3 तरह के ग्राफ मिलेंगे। वो 3 तरह के कौन कौन से ग्राफ होंगे? सर ये एक्स अक्ष हमने बना लिया है, ये एक्स अक्ष हमने बना लिया है, ये एक्स अक्ष हमने बना लिया है। तो कैसा होगा मेरा? या तो मेरा पैराबोला ऐसा होगा, या मेरा पैराबोला ऐसा होगा, या मेरा पैराबोला ऐसा होगा। ठीक है, ये कौन है? एक्स अक्ष है, ये कौन है? एक्स अक्ष है, ये कौन है? एक्स अक्ष। सबकी खासियत क्या है कि सर ए नेगेटिव है, ए नेगेटिव है तभी मुंह नीचे की तरफ आया है, और ये कौन है? ए नेगेटिव है। ठीक है, डी का मान यहाँ क्या आना चाहिए? डी का मान पॉजिटिव आना चाहिए क्योंकि दो अलग अलग मूल हैं। यहाँ डी का मान 0 आना चाहिए क्योंकि दोनों समान मूल हैं। यहाँ डी का मान नेगेटिव आना चाहिए क्योंकि कोई भी वास्तविक मूल नहीं है, एक्स अक्ष को हमने कहीं भी प्रतिच्छेद नहीं किया है। तो आप क्या लिखोगे? 2 डिस्टिंक्ट रूट्स, 2 इक्वल रूट्स, और ये आपका हो जाएगा नो रियल रूट। बना लो, बात समझ आ गई? 9th-10th रिवाइज हो गई एक बार, है ना? चलो बढ़े आगे। सर हम्म, दो समान मूल, ये समझ में नहीं आया। एक्स स्क्वायर -2x + 1 = 0 के मूल निकालो। कौन बोल रहा था? अन्नू। मूल निकालो इसके। 1,1 ना? हाँ हो गए ना दोनों मूल समान, 1,1। अच्छा, हाँ ग्राफ में तो दिख नहीं रहे थे, एक ही पॉइंट पे तो टच कर रहा था। दो समान दो संपाती मूल दोनों एक ही बिंदु पर हैं। अरे मैं क्या अच्छा। बता रहा था यार, थॉट आते ही अगर सवाल आ जाए ना बड़ी प्रॉब्लम होती है। क्या बताना था? चलो अब ये करते हैं। म्यूट कर लो बेटा। कुछ काम की चीजें लिखते हैं ना, सारा थ्योरी का पोर्शन मान सकते हो, सवाल तो मुश्किल बनेंगे आज, कल बनाएंगे। एनालिसिस ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमको दे रखा है, पहला वाला लिखते हैं इसका फर्स्ट पॉइंट। माना एफ एक्स का मान है ax²। क्वाड्रेटिक इक्वेशन या क्वाड्रेटिक फंक्शन ले सकते हो, ज़्यादा अच्छा होगा वो। अगर क्वाड्रेटिक फंक्शन लिखोगे तो ज़्यादा सही रहेगा। जहाँ पर क्या है, जहाँ पर a, b, c वास्तविक संख्याएं हैं, ठीक है, और a का मान 0 नहीं है। अगर a का मान 0 हो गया तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी ही नहीं, क्वाड्रेटिक फंक्शन नहीं बनेगा। करेक्ट है? ठीक है। अब आपके पास 4 सिचुएशन दे रखी होती है, पहली सिचुएशन, दूसरी सिचुएशन, तीसरी सिचुएशन, चौथी सिचुएशन। अगर कोई आपको बोले कि f(x) का मान पॉजिटिव है, कोई आपको बोले कि f(x) का मान 0 के बराबर या 0 से बड़ा है, कोई आपको बोले कि f(x) का मान नेगेटिव है, या कोई आपको बोले कि f(x) का मान 0 से कम या 0 के बराबर है। एक एक करके बात करते हैं। फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R, यानी अगर आपको ये बोल दिया गया है कि सभी वास्तविक संख्याओं के लिए एक द्विघात फलन का मान हमेशा धनात्मक है, इससे आपके दिमाग में क्या क्या ख्याल आते हैं?
इसका मतलब क्या क्या हो सकता है? मैं ए और डी में आपका आंसर जानना चाहता हूं कि ए को लेके आपका क्या थॉट है और डी को लेके आपका क्या थॉट है। रिपीट कीजिए। रिपीट। दुनिया की सभी वास्तविक संख्याओं के लिए कोई फलन धनात्मक है, इस जानकारी से आप ए और डी के बारे में क्या बोल सकते हैं? सर ए पॉजिटिव होगा और डी भी पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव होगा। डी पॉजिटिव का मतलब क्या होता है? भिन्न भिन्न मान मिलेंगे उसके। भिन्न भिन्न मान का मतलब क्या है? मतलब दो परवलय जगह एक्स अक्ष को काटेगा, हाँ तो दो जगह एफ एक्स का मान 0 हो जाएगा। जी सर। पर एफ एक्स तो पॉजिटिव है, एफ एक्स 0 है ही नहीं। तो एक्स अक्ष के ऊपर होना चाहिए ग्राफ को। तो उसके लिए सर डी नेगेटिव होगा। डी नेगेटिव होगा, ठीक है। ए पॉजिटिव और डी नेगेटिव। इसका मतलब ये है कि ए का मान तो पॉजिटिव है और डी का मान नेगेटिव है, क्योंकि ये जो बात आप बोल रहे हो ना, ये आप इस केस की बात कर रहे हो। कौन से वाले केस की? आप सर कुछ इस तरह के ग्राफ की बात कर रहे हो, ऐसा ग्राफ, ठीक है। अगर ये बोला गया है कि एफ एक्स की वैल्यू 0 के बराबर हो भी सकती है या हमेशा 0 से बड़ी भी हो सकती है, इसका मतलब क्या है? ये 0 हो भी सकता है या फिर बड़ा भी हो सकता है। तो क्या कंडीशन हो सकती है? ए पॉजिटिव है, ये तो मैं मान गया। डी के लिए क्या ख्याल है? डी कैसा होगा? डी बराबर डी 0। डी बराबर और 0 0 ही होगा। डी 0 और नेगेटिव। 0 या नेगेटिव भी हो सकता है। 0 या नेगेटिव क्यों? 0 या नेगेटिव इसलिए कि सर इसके दो मतलब होते हैं। इसका मतलब होता है या तो एफ एक्स का मान 0 से बड़ा है या एफ एक्स का मान आपका क्या है? 0 के बराबर है। दो चीजें हो सकती हैं, है ना। तो जब क्या होगा सर, जब एफ एक्स का मान 0 से बड़ा होगा तो हम क्या करेंगे? तब तो हम क्या करेंगे सर, इसके डी नेगेटिव को काम में लेंगे, और जब 0 के बराबर रखना होगा तो हम डी बराबर 0 से काम में लेंगे, ठीक है। चलो अब आगे आ जाओ। इसको देखकर आपके दिमाग में क्या ख्याल आया? एफ एक्स का मान नेगेटिव है फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। नेगेटिव है, डी पॉजिटिव। तो नेगेटिव है। ए नेगेटिव होगा, ए नेगेटिव। नीचे की तरफ ग्राफ ए बनना है। नेगेटिव और डी भी नेगेटिव। डी पॉजिटिव। डी की क्या ख्याल है? डी पॉजिटिव डी नेगेटिव? पॉजिटिव। नेगेटिव। पॉजिटिव। जिसने पॉजिटिव बोला है कौन है? ऋतिक। पॉजिटिव का मतलब क्या हुआ? नेगेटिव होगा ना। नहीं तो अरे चुप हो जाना, उसको बोलने देना एक को जो बोल रहा है पॉजिटिव। पॉजिटिव का मतलब क्या हुआ? डी पॉजिटिव, इसका मतलब क्या है? इसके हल होंगे, कितने? दो अलग अलग होंगे। अलग अलग। दो हल होंगे। हल का मतलब एक्स अक्ष प्रतिच्छेद होगा। हाँ एक्स अक्ष प्रतिच्छेद होगा तो एफ एक्स का मान उस बिंदु पर कितना होगा? 2। तो जहां पर एक्स अक्ष प्रतिच्छेद करेगा वहां पर वाई अक्ष का मान कितना होता है? कोई किसी फंक्शन का ग्राफ एक्स अक्ष को 0 होता है, तो एफ एक्स 0 हो गया। पर एफ एक्स का मान तो 0 है ही नहीं है, नेगेटिव है, तो डी नेगेटिव है, ठीक है। इस वाले केस का ग्राफ कैसा होगा सर? इस वाले केस में दो संभावनाएं हैं। ग्राफ ऐसा भी हो सकता है या ग्राफ ऐसा। इस वाले केस में क्या है सर? इस वाले केस में सिर्फ एक संभावनाएं हैं, ग्राफ ऐसा होगा। इसका मतलब क्या है सर? 0 के बराबर भी हो सकता है और 0 से छोटा भी हो सकता है। तो यहां से भी रिजल्ट क्या निकलेगा? ए नेगेटिव होगा, डी नेगेटिव होगा या 0 के बराबर होगा, है ना। तो दो संभावनाएं यहां से भी हो सकती हैं। कौन कौन सी संभावनाएं? कि या तो ऐसा रहा होगा या ऐसा रहा होगा। चलो हो गया, एनालिसिस ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी हो गया। कुछ काम की चीजें और सीखते हैं। दूसरा एक एनालिसिस देखो, ये सब काम की चीजें हैं, सवालों में काम आएंगी भर भर के। एफ, एक तो तुम्हें बीच बीच में बिना बात बोलते हो ना, मेरे कभी कभी जो दिमाग में ख्याल है वो चला जाता है, तो हो सकता है कि कुछ और पढ़ा के चलाओ, जो पढ़ाना था वो तो रह गया,
कुछ और ही पढ़ा दिया, और बाद में याद आएगा तो करा दूंगा, वरना रह जाएगा चैप्टर में से। तो जब पढ़ा रहा हूं तो मत बोला करो बीच में, ठीक है। हमको एफ एक्स दे रखा है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जहां पे a कॉमा बी कॉमा सी बिलोंग्स टू क्यू है, परिमेय संख्याएं हैं, है ना। मैं परिमेय के लिए बात कर रहा हूं। और a का मान 0 के बराबर नहीं होगा, ये तो तय है, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक बचेगा ही नहीं। यदि ए बी सी परिमेय है और इसका मूल भी परिमेय है, मूल तो अच्छा लिख देते हैं, चलो समीकरण बना देते हैं, एफ एक्स को गोली मारो, फिर वो मेरे को शून्य लिखने पड़ेंगे, शून्य लिखना अजीब सी बात है। दिए यदि दिए समीकरण के मूल भी परिमेय है, तब D एक पूर्ण वर्ग होगा। ठीक है, काम की बात क्या है इसमें? काम की बात यह है सर, ABC रैशनल है, तब D एक रैशनल परफेक्ट स्क्वायर होगा। क्या मतलब हुआ इसका? देखो, इसका मतलब ये हुआ कि जो इसके मूल अगर मैं अल्फा बीटा लेता हूं तो अल्फा कॉमा बीटा का मान क्या है? माइनस का बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4AC अपॉन 2A होता है ना। अब अगर मुझे इसका मान परिमेय निकालना है तो अगर अंडर रूट आ गया तो संख्या अपरिमेय बन जाएगी। तो अगर अल्फा बीटा को परिमेय लेना है तो ये अंडर रूट नहीं आ सकता। अंडर रूट कब नहीं आ सकता? जब बी स्क्वायर माइनस 4AC क्या है? एक पूर्ण वर्ग है। जैसे 25 आ गया, डी का मान अगर 25 आ गया तो रूट डी का मान कितना होगा? 5 आ जाएगा। ठीक है, परफेक्ट है, तो ये परिमेय संख्या बन जाएगी। तो अगर मुझे परिमेय बनाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? तो मुझे इस डी को परफेक्ट स्क्वायर बनाना पड़ेगा। परंतु एबीसी क्या है? परिमेय है। अगर अपरिमेय आ गई, क्योंकि दो अपरिमेय संख्याओं को जोड़ने पर परिमेय भी आ सकती है, अपरिमेय भी आ सकती है। अपरिमेय के लिए हम कोई जनरलाइज रूल नहीं बना सकते। तो कंडीशन क्या है? एबीसी हमारे क्या होने चाहिए? रैशनल नंबर होने चाहिए। तब अगर आपका रूट भी रैशनल है, इसका मतलब डी क्या है? परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक है, तीसरा वाला लिखो। ये तो समझ गए ना, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगी। यदि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 है, जहां पे ए बी सी क्या है? रैशनल नंबर है, ए इज नॉट इक्वल टू 0 और इसका मूल अपरिमेय है। यदि समीकरण के मूल अपरिमेय है तब मूल एक दूसरे के संयुग्मी होंगे। इसका मतलब ये मैं फटाफट बता देता हूं। अगर एक मूल अल्फा प्लस रूट बीटा है, या ऐसे लिख लो, अगर अल्फा का मान p प्लस रूट क्यू है तो बीटा का मान क्या होगा? p माइनस रूट क्यू। ठीक है, क्यों? वो प्लस माइनस से निकले ना, माइनस बी प्लस माइनस रूट डी, तो एक प्लस का आएगा एक माइनस का आएगा। करेक्ट है। एक चौथा और लिख लो, ये भी काम का है। यदि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, जहां पर ए बी सी रियल है ना, ए इज नॉट इक्वल टू 0, यदि समीकरण के मूल आपके क्या है? कॉम्प्लेक्स नंबर है, काल्पनिक है, तब मूल एक दूसरे के संयुग्मी होंगे। ठीक है, यानी अल्फा का मान आपको दे रखा है a प्लस आयोटा बीटा, तो a प्लस आयोटा b, तो बीटा का मान क्या निकलेगा? a माइनस आयोटा b निकलेगा।
संयुग्मी अगर नहीं आता है तो कोई बात नहीं, जब कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ोगे तो बता दूंगा, पर इतनी सी गणित हमें आती होगी। ठीक है, तो हमने क्या क्या सीखा है सर? हम fx पॉजिटिव नेगेटिव सब डिस्कस कर चुके हैं कि कब a पॉजिटिव होगा, कब a नेगेटिव होगा, d कैसे बिहेव करेगा। फिर हमने 3 रूल लिखे हैं कि अगर रूट परिमेय है, जहां पर abc क्या है, तीनों परिमेय हैं, तो क्या होगा, d को परफेक्ट स्क्वायर होना पड़ेगा। अगर abc परिमेय है और रूट अपरिमेय है तो वो एक दूसरे के संयुग्मी होंगे, यानी अगर एक रूट मालूम है तो दूसरा ऑटोमेटिक हम निकाल पाएंगे, है ना। कोई अगर आपसे बोल दे कि द्विघात समीकरण का एक रूट 2 + √3 है, तो दूसरे की हमें आवश्यकता नहीं है, दूसरा हम फट से खुद ही लिख सकते हैं सर 2 - √3 है, तो हम इक्वेशन भी लिख सकते हैं। मूलों का योग क्या होगा, मूलों का 4 होगा, मूलों का गुणन क्या होगा, 1 होगा। x² - 4x + 1 = 0 समीकरण की बात एग्जामिनर हमसे कर रहा है। ठीक बात है। लास्ट वाला हमसे ये बोलता है कि एबीसी रियल है, एबीसी कुछ भी हो सकते हैं, और अगर मूल आपके कॉम्प्लेक्स नंबर हैं तो वो एक दूसरे के संयुग्मी होंगे। ठीक है।